जनाब, आपको मैं नए सेशन में वेलकम कहता हूं और ये सेशन बड़ा दिलचस्प है और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपकी लाइफ में तरजीहात क्या क्या होनी चाहिए। अब तरजीहात की तरफ तो मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले चंद वाक़यात आप मुलाहिज़ा करें। एक शख्स है, उसका नाम स्टीव जॉब है, फ़ौत हो चुका है। आपने यकीनन इनका नाम सुना होगा। और ये जो आईफ़ोन है ना जी, ये आईफ़ोन, ये इसके मौजूद थे स्टीव जॉब साहब। और एप्पल कंपनी इन्होंने बनाई थी, उसके सीईओ भी थे, उसके चेयरमैन भी रहे, फिर मेजर शेयर होल्डर भी ये रहे। फिर उसके बाद इनको कैंसर हो गया, कैंसर की वजह से इंतकाल कर गए। अब ये बड़ा अमीर आदमी था। इसने, अगर आज भी जाके आप गूगल करें कि ब्रांड वैल्यू क्या है एप्पल की, तो आप ये देख के हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू की जो कंपनी है वो एप्पल है। वो कंपनी है जिसने आईफोन बनाया। तो एप्पल जो है ना, इसकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि अगर आप सिर्फ ये नाम बेचते हैं जिसमें आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं देनी, कोई मशीन नहीं देनी, कुछ भी नहीं आपने देना, तो पता चलेगा $300 बिलियन की कंपनी है ये। सिर्फ नाम एप्पल का वो $300 बिलियन में बिकेगा। और $300 बिलियन कितनी बड़ी रकम है। वो पाकिस्तान के रेवेन्यू से आप अंदाज़ा लगा लें कि IMF से सिर्फ $1 बिलियन लेने के लिए जितनी हम मिन्नतें कर रहे हैं उनकी, जिस तरह हम ज़मीन पर लेटे हुए हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एप्पल कंपनी और पाकिस्तान के रेवेन्यू में कितना फ़र्क है। तो स्टीव जॉब साहब जो थे, इतने बड़े अमीर आदमी थे और इतनी बड़ी शख्सियत थे कि उन्होंने पूरी दुनिया का मजाज ही बदल दिया। उन्होंने टच स्क्रीन दी और अब कोई भी मोबाइल ऐसा नहीं है जो टच स्क्रीन ना हो। और बटनों वाले मोबाइल तो ख़त्म ही हो गए ना। अब उससे कहते हैं जी गिट्टे साफ़ करें आप उससे, क्योंकि इतनी पुरानी टेक्नोलॉजी होगी। तो एक शख्स ने नई टेक्नोलॉजी दी, उससे एक कंपनी को $300 बिलियन की ब्रांड वैल्यू दे दी। और इसके साथ साथ खुद वो खरबपति थे। और ज़ाहिर है, एक ऐसा शख्स जिसके पास दौलत ही दौलत हो, जो सेलिब्रिटी हो पूरी दुनिया के लिए, तो उसके पास तो बड़ी कारें होनी चाहिए थी, बड़े बड़े घर होने चाहिए थे, बड़े बड़े जहाज़ होने चाहिए थे, और उनको तो शहजादों से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए थी। ऐसा ही है ना। लेकिन जब आप स्टीव जॉब की लाइफ में जाकर देखते हैं तो आप ये देख के हैरान ही रह जाते हैं कि उस शख्स ने पूरी ज़िंदगी जीन्स की एक ही टाइप इस्तेमाल की। और वो लिवाइस जो कंपनी है उसकी जीन होती थी, और वो एक ही ब्रांड था जिसको पूरी ज़िंदगी वो पहनते रहे। और उनके पास बमुश्किल 2 से 3 जीन्स होती थीं। वो एक पहन लेते थे, एक लटकी रहती थी, एक धुलने के लिए चले जाते थे। और इसके साथ साथ वो ब्लैक रंग की एक हाफ स्लीव शर्ट पहनते थे और वो $10 की होती थी, और वो भी उन्होंने आम से स्टोर से वो ख़रीदते थे। और एक ही ख़ास किस्म की होती थी, जो कॉटन की शर्ट होती थी, वही वो पहन लेते थे। पाँव में जो जूते होते थे वो स्नीकर्स होते थे आम किस्म के, और कोई महंगा जूता वो इस्तेमाल नहीं करते थे। फिर जो उनकी गाड़ी थी वो मर्सिडीज़ गाड़ी ब्लैक रंग की इस्तेमाल करते थे, और वो भी सिर्फ 6 महीने रखते थे अपने पास। 550 मर्सिडीज़ है, बड़ी मर्सिडीज़ है हमारी नज़र में, लेकिन अगर आप स्टीव जॉब की नज़र से देखेंगे तो वो छोटी सी गाड़ी है, जैसे मोटरसाइकिल है, जैसे हमारे लिए या आपके लिए एक CD70 होगा। बिल्कुल, अगर उनकी आप वेल्थ को देखें तो उसके सामने मर्सिडीज़ 550 जो है वो एक बिल्कुल साइकिल की तरह या मोटरसाइकिल की तरह होगी। लेकिन पूरी ज़िंदगी शख्स ने सिर्फ ब्लैक रंग की मर्सिडीज़ खरीदी, और ख़रीदने के भी उन्होंने कमाल ये किया, क्योंकि जब भी ख़रीदी जाती है गाड़ी तो फिर उसके ऊपर नंबर लगाया जाता है। नंबर लगाने के बाद वो टैक्सीज़ का इशू, बाकी सब चीज़ों का इशू। तो उन्होंने एक कंपनी के साथ, एक कार डीलर के साथ एक डील की कि आप मुझे 6 माह के लिए गाड़ी दे दिया करो, और 6 महीने बाद पुरानी गाड़ी ले जाया करो और नई गाड़ी वहाँ पर खड़ी कर जाया करो। और 6 महीने का फार्मूला ये है कि वो अमेरिका के अंदर जिस रियासत में, जिस लोकेलिटी में रहते थे, वहाँ पे आप कोई भी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के 6 महीने आप चला सकते थे। तो उसने एक तरीकाकार ये निकाला कि बजाय इसके कि मैं नंबर्स के फड्डे में पढ़ूँ, नंबर प्लेट के फड्डे में पढ़ूँ, तो मैं अप्लाइड फार के साथ 6 महीने गुजार लेता हूँ, और 6 महीने बाद जब वो उस गाड़ी की मुद्दत पूरी होती थी तो वो डीलर उस गाड़ी को ले जाता था, और उसकी जगह एक नई काले रंग की गाड़ी वहाँ पे खड़ी कर दी जाती थी, और वो अगले दिन उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे। फिर उन्हें ये महसूस हुआ स्टीव जॉब को कि ये जो हमारा बेडरूम होता है उसके अंदर ऐसे ही बेड और उसके बाद बाकी फर्नीचर, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, बड़ा सरमाया ज़ाया होता है। फिर इंटीरियर डेकोरेटर जो, उसको हायर करो। तो उन्होंने वो भी निकाल दिया, बेड भी निकाल दिया। अब वो वुडन फ्लोर उन्होंने लगा लेते थे वो अपने कमरे में, और उसके ऊपर बड़े आराम से टेक लगा के वो सो जाते थे, वहीं पे काम करते रहते थे। तो जिसको कहते हैं मिनिमलिज्म, कि आप कम से कम के ऊपर गुजारा करें, तो स्टीव जॉब उसके ऊपर बड़े कंफर्टेबल थे। फिर अगर मैं और लोगों की मिसाल दूं तो वॉरेन बफे, आप जानते होंगे कि ये तवील अरसे तक दुनिया के दूसरे अमीर आदमी रहे हैं,
और दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाले बंदे भी यही हैं। तो ये शख्स पूरी ज़िंदगी मैकडॉनल्ड का बर्गर खाता है और ये करता है लंच उसका $5.5 खाता है। और एक ही ख़ास है, इनके घर के और दफ्तर के रास्ते में एक मैकडॉनल्ड है, वहाँ पे एक ही वक्त में ये पहुँचते हैं, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हैं, वहाँ पे $5.5 दे के वो बर्गर लेते हैं और उसके बाद वो लंच खड़का लेते हैं। और उसके अलावा उन्होंने कभी लंच नहीं किया, उसी चीज़ के ऊपर इत्तफ़ाक़ किया, उसी के ऊपर खुश हैं, खुद ड्राइव करते हैं। कोई इनका जेट नहीं है, कोई इनका जहाज़ नहीं है, बिल्कुल इसी तरह जैसे स्टीव जॉब्स का कोई जहाज़ नहीं था और कोई उन्होंने इस टाइप की कोई लैविश लाइफ नहीं गुजारी। अब एक शख्स हैं जो एलन मस्क उनका नाम है, और ये कहा जाता है दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं और ये पूरी दुनिया को रीशेप करना चाहते हैं। ये ऐसी गाड़ी इन्होंने बनाई है जिसे हम इलेक्ट्रिक कार कहते हैं। ये कहते हैं कि पूरी दुनिया की सारी गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक कार्स पे शिफ्ट हो जाएंगी और कम से कम एनर्जी उसके ऊपर लगेगी। फिर ये खला के ऊपर एक पूरा मिशन लेके जाना चाहते हैं, मरीख के ऊपर इंसान को उतारना चाहते हैं, चांद के ऊपर बाकायदा एक कॉलोनी बना के वहाँ पर लोगों को आबाद करना चाहते हैं। और आप ये जान के हैरान होंगे कि एलन मस्क के पास कोई घर नहीं है इस वक्त, और ये किराए पे भी नहीं रहते। ये दफ्तर के अंदर एक कमरा है और उसी के अंदर बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजारते हैं वहीं, और सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, और जब वहाँ से थक जाते हैं तो अपने कमरे में चले जाते हैं, वहीं पे जाके सो जाते हैं और फिर अगले दिन फिर दोबारा काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं कि इन्हें कोई घर ख़रीदने का शौक़ नहीं था, इनके पास घर थे, बड़े बड़े फार्म हाउसेस भी थे, लेकिन फिर एक वक्त आया कि इन्होंने 129 मिलियन पाउंड में सारी चीज़ें बेच के, बल्कि 129 मिलियन डॉलर्स में इन्होंने सारी चीज़ें बेच के तो ये सिंपलिसिटी की तरफ चले गए और अब आप मज़े से अपने दफ्तर के अंदर रह रहे हैं और वहीं पे काम कर रहे हैं और बड़ी आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई इशू नहीं। सेम इसी तरह पाकिस्तान के जो अमीर तरीन शख्स हैं उनका नाम है सैयद बाबर अली, पैकेजेस के मालिक हैं। आप इनके मॉल्स देखें, फिर इनकी कंपनियां देखें, इवन नेस्ले कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर है, सैयद बाबर अली उसके चेयरमैन भी हैं, सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर हैं उसके। और सैयद बाबर अली के पास अगर आप जाके देखें तो इंतहाई सिंपल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये मर्सिडीज़ गाड़ी 3 साल के लिए ख़रीदते हैं और 3 साल बाद उस गाड़ी को बेच के उसकी जगह नई गाड़ी ले लेते हैं और अपने घर के अंदर, घर उनका बड़ा है, पुराना है घर, ज़ाहिर है पाकिस्तान बनने से पहले का घर है, लेकिन उसके अंदर भी बड़ी सिंपल सी लाइफ गुजार रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि सैयद बाबर अली हो, वार्न बफे हो, एलन मस्क हो या स्टीव जॉब हो, तो ये जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सिंपलिसिटी पैदा कर ली है या चीज़ें फ़िक्स कर दी हैं, तो उसकी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी जो लाइफ है वो 3 हिस्सों में तकसीम होती है। यानी आप ये समझें कि हम 3 किस्म के काम करते हैं रोज़ाना, सुबह से लेकर शाम तक। तो हम अपने कामों को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक काम है जिसको हम इम्पॉर्टेंट कहते हैं, नाल अर्जेंट कहते हैं, यानी एक ऐसा काम है जो अहम भी है और साथ अर्जेंसी भी है, उसके अंदर अर्जेंट भी है। तो एक किस्म के काम ये होते हैं। दूसरी किस्म के काम वो होते हैं, उनको कहते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंसी नहीं है उसके अंदर, यानी वो बहुत ज़्यादा एमरजेंसी उसके अंदर नहीं है। और तीसरा काम वो होता है ना वो इम्पॉर्टेंट है ना ही वो अर्जेंट है और उसको सस्पेंड किया जा सकता है। अब ये जो 3 किस्म के काम हैं, ये 3 किस्म की तरजीहात हैं, 3 किस्म की कैटेगरीज हैं, आपने इसको अंडरस्टैंड करना होता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, और कौन सी चीज़ अर्जेंट है और कौन सी चीज़ अर्जेंट नहीं है। लिहाजा इन्होंने अपने आप को हर चीज़ को तरजीहात में शिफ्ट कर लिया था और इस वजह से ये लोग ज़्यादा परफॉर्म कर पाए। ये याद रखिएगा कि जब तक हम इस 3 के इस कैटेगरी को नहीं अंडरस्टैंड करते, हमारी ज़िंदगी के अंदर हर्डल्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं और वो हर्डल्स इतनी ज़्यादा खौफनाक होती हैं कि हमारा मेजर टाइम और मेजर एनर्जी खा जाती हैं। मसलन हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ये होता है कि हमने क्या खाना है। तो बाज़ औक़ात तो 2-2 घंटे हम ये सोचते रहते हैं कि नाश्ते में हमें क्या करना चाहिए, या आज हमने क्या पहनना है, और जूते जो पॉलिश होने चाहिए नहीं होने चाहिए, आज कौन सा जूता पहनूं कौन सा ना पहनूं, पैंट कौन सी पहन के जाऊं, शर्ट मैं कौन सी पहनूं, मेरा हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए, मुझे परफ्यूम क्या लगानी चाहिए, और मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं कैसी लग रही हूँ। तो जब आपके 2-4-5 घंटे इस चीज़ में ज़ाया हो जाएंगे तो आपकी एनर्जी कहाँ बचेगी, फिर ना एनर्जी बचेगी ना फिर टाइम बचेगा, तो फिर काम आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने ये फ़ैसला करना है कि ये जो हमने एजेंसी क्रिएट की हुई है, ये जो हमने इंपॉर्टेंस क्रिएट की हुई है कि आज मैंने नाश्ते में क्या करना है, लंच में क्या करना है, डिनर में क्या करना है, कपड़े मैंने कौन से पहनने, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, और मुझे कौन सी गाड़ी में जाना चाहिए, किस तरह जाना चाहिए, ऊबर मुझे कौन सी मंगवानी चाहिए, ड्राइवर मेरा क्या होना चाहिए, या मैं जाते हुए पानी की बॉटल ले लूँ। ये सारी चीज़ें गैर अहम हैं और इसका आपके काम के साथ, आपकी परफॉर्मेंस के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं।
तो सबसे पहले तो आपने ये फैसला करना होता है कि ये चीज़ अर्जेंसी नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इन लोगों ने जो पहला कमाल ये किया था कि इन्होंने ये फैसला कर लिया था कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्पॉर्टेंट नहीं है और उनके ऊपर हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इन्होंने चीज़ें फिक्स कर ली, मसलन इन्होंने लिबास फिक्स कर लिया, इन्होंने सोने उठने की टाइमिंग फिक्स कर ले, इन्होंने अपने दोस्तों की कैटेगरी फिक्स कर ले, इन्होंने अपने स्टाफ का फ़ैसला कर लिया। कुछ 40-40 साल लोग इनके साथ चल रहे हैं और ये उनको नहीं हलाल है। इन्होंने अपने अकाउंट्स का फ़ैसला कर लिया, इन्होंने अपने पैसों का फ़ैसला कर लिया, इन्होंने अपने रिलेशंस का फ़ैसला कर लिया कि जनाब ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं, ये हमने करके फ़िक्स कर देने। जबकि आपकी और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इशू ये है कि हमने गैर अहम चीज़ें उनको हम इम्पॉर्टेंट बना लेते हैं और जो एमरजेंसी नहीं है उसको हम एमरजेंसी में क्रिएट कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी वजह से प्रॉब्लम पैदा होता है। तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा काम आपके लिए ज़रूरी है और साथ साथ वो एमरजेंसी भी है उसके अंदर, यानी इंपॉर्टेंट भी है और एमरजेंसी भी है। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके अंदर एमरजेंसी नहीं है, और कौन से ऐसे काम है जो ना अहम है और ना ही वो ज़रूरी हैं। ठीक है, और जब ये कैटेगरी बना लेंगे तो आपकी लाइफ बड़ी ईजी गुजरेगी। मसलन अब ये जो अहम और एमरजेंसी है ना, ये सबसे अहम चीज़ है, ये वो चीज़ है जिसको हमने कैरी करना है। यानी अगर किसी जगह पे हमने प्रायोरिटी बनानी है तो वो काम जो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ एमरजेंसी भी है, तो हमने उसको फिक्स करना है। मसलन जो आपका प्रोफेशन है, आप डॉक्टर हैं, तो ये काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारी लाइफ आपकी उसके ऊपर चल रही है। और एमरजेंसी ये है कि आपने हर सूरत दफ्तर में या अपने क्लिनिक में या अपने अस्पताल में पहुंचना है क्योंकि मरीज़ आपके वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर आप इसे एमरजेंसी नहीं समझेंगे या इम्पोर्टेंट नहीं समझेंगे तो आप फिनिश हो जाएंगे, तो फिर आप की लाइफ जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप एक गैर अहम किस्म की, गैर ज़रूरी किस्म की ज़िंदगी गुजार के दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो हमने अपना काम और अपने क्लाइंट्स को, इन दोनों को इम्पॉर्टेंट और एमरजेंसी समझना चाहिए, हर सूरत समझना चाहिए। उसके बाद कुछ काम जो है ना बड़े अहम हैं और साथ कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो गैर ज़रूरी हैं और उनमें एमरजेंसी नहीं होते। और ये वो काम होते हैं कि जिनको हम किसी और पे छोड़ सकते हैं। मसलन ये जो सर्जन्स होते हैं ना, आपने देखा होगा सर्जन क्या करते हैं। सर्जन जो सर्जरी होती है उसको खुद करते हैं, यानी अगर किसी का दिल फाड़ना है और दिल के अंदर उन्होंने कोई प्रोसीजर करना है तो वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। वो ये समझते हैं कि ये मेरे बगैर मुमकिन नहीं। लेकिन जब वो कर लेते हैं तो अब जो स्टिचिंग करनी होती है उस की ज़ख़म की, वो गैर ज़रूरी समझते हैं, वो उसे एमरजेंसी नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि ये काम कोई और भी कर सकता है। तो एक जो बड़ा सर्जन होगा वो ऐसा नहीं करेगा कि सीना भी चीरे, फिर दिल का प्रोसीजर भी करे, फिर उसकी सिलाई भी करे और उसके बाद पट्टी भी लगाए। ये काम नहीं कर सके। तो जो बड़े जब आप बनते जाते हैं किसी प्रोफेशन में, तो बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि सर्जरी के लिए जो कट लगाने वाले लोग भी अलग होते हैं, जूनियर्स होते हैं, वो कट लगा देते हैं क्योंकि जो बड़ा सर्जन है वही नहीं समझता कि कोई इंपॉर्टेंट काम, वो समझता है कि कोई आदमी भी कर सकता है। फिर जो स्टिचिंग है वो ये समझता है कि गैर ज़रूरी है, मुझे इस पे अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, मुझे सिर्फ प्रोसीजर्स करना चाहिए। तो मेरे पास एक सर्जन दोस्त है, हमारे क्लाइंट भी हैं, वो ये कहते हैं कि 90% केसेस में ऐसा होता है कि मैं जो मरीज़ है उसका मुंह भी नहीं देखता, मुझे पता नहीं चलता कि ये कौन है। जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मशीनें लगी होती हैं, उन्होंने सारा सिस्टम मशीनों के ऊपर शिफ्ट किया होता है, कट उसके लगा होता है और दिल उसका बाहर निकला होता है, धड़क रहा होता है, और मैं सीधा जाता हूँ, जाके चेक करता हूँ रिपोर्ट्स वगैरह और उसके बाद प्रोसीजर करता हूँ। प्रोसीजर करके मैं अपने हाथ साफ़ करके मैं निकल जाता हूँ और उसके बाद जो बाकी जूनियर डॉक्टर्स हैं वो सारा उसको सी के, पट्टी करके, उसको दवाइयाँ दे के और फिर उसको जो केयर यूनिट है उसके अंदर शिफ्ट कर देते हैं। तो मेरा काम सिंपल ये है कि मैं सिर्फ प्रोसीजर करूँ। तो ये जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये सर्जन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि इंपॉर्टेंट काम जो है वो सिर्फ मुझे करना चाहिए और जिसके अंदर एमरजेंसी नहीं है वो सिर्फ दूसरे लोगों को करना चाहिए। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन उसके अंदर एमरजेंसी नहीं होती या गैर ज़रूरी होते हैं, उसमें आप इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो आपने उस काम में अपने आप को डिवाइड करना होता है। आपने सिर्फ अपना चंक लेना है और बाकी जो सारे काम हैं, जो बाकी सारे प्रोसीजर्स हैं, वो आपने अपने स्टाफ के ऊपर छोड़ने होते हैं या अपने दोस्तों के ऊपर छोड़ने होते हैं या अपने फैमिली पे छोड़ने होते हैं। तीसरा ये होता है कि ना वो इंपॉर्टेंट होता है और ना ही उसके अंदर एमरजेंसी होती है। मसलन आपने टमाटर ख़रीदने हैं तो कौन सी एमरजेंसी है, मुझे बताएं कि आप सारे काम छोड़ गए या सर्जन जो है सारा काम छोड़ के सारा दिन टमाटर तलाश करता रहेगा,
तो ये तो कोई इमरजेंसी नहीं है और ना ही ये इम्पॉर्टेंट है। सेम इसी तरह अगर आपने बिजली का बिल जमा करवाना है तो कोई भी करवा सकता है, किसी दोस्त को कह सकते हैं, आप ऐप डाउनलोड करें, उसके अंदर आप ये काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं आपके पास, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उन कामों में लग जाते हैं जो ना इम्पॉर्टेंट होते हैं, ना उसके अंदर इमरजेंसी होती है। मसलन मैं एक बिज़नेसमैन को जानता हूँ और उनका जो बिज़नेस कोलैप्स कर गया, तो मैंने उनसे पूछा कि कभी आपने वजूहात इसकी तलाश की? तो उन्होंने कहा यार वही वजह है कि मैंने उन कामों को इम्पॉर्टेंट समझ लिया था जो इम्पॉर्टेंट नहीं थे, और मैंने उनको इमरजेंसी भी समझ लिया था जो इमरजेंसी नहीं थी। मैंने कहा मसलन कहने लगे यार मैं हर हफ्ते 2 बार गोश्त खरीदने जाता था और मैं अपने सामने जानवर ज़िबा करवा के, उसको साफ़ करवा के, उसकी बोटियाँ निकलवा के मैं घर लेके आता, तो मेरे 4 साढ़े 4 घंटे उसमें लग जाते थे। और कहने लगे उसके बाद हुआ ये कि गोश्त तो मुझे अच्छा मिल गया, लेकिन अपना कारोबार जो था उसका बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि जब आप 4 साढ़े 4 घंटे सिर्फ गोश्त तलाश करने में, अपने सामने गोश्त निकलवाने में, उसको पीस करवाने में, उसकी सफाई करवाने में जब ज़ाया कर देंगे तो आपके पास फिर काम करने के लिए टाइम तो नहीं बचेगा। ऐसे ही है ना। तो जितने लोग फेल होते हैं, आप ये याद रखिएगा कि उनकी ज़िंदगी में गैर अहम काम जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, और जिसके अंदर कोई एमरजेंसी नहीं होती उसको एमरजेंसी क्रिएट कर लेते हैं। मतलब मैंने कई लोगों को देखा कि वो अपने मोबाइल उठा के फिर रहे होते हैं और साथ साथ कह रहे हैं जी कि आपके पास चार्जर है, और इतनी शिद्दत के साथ चार्जर तलाश कर रहे होते हैं कि पता लगता है कि शायद ये बहुत एमरजेंसी है, कोई इन्होंने किसी मरीज़ को बचाना है, या इनकी कोई शिप है वो डूब रही है और उसको उन्होंने बचाना ही है, कोई जहाज़ है वो क्रैश करने लगा है, और उसके बाद इमरजेंसी में बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल हो जाते हैं। वो फौरी तौर पे कहीं ना कहीं से चार्जर तलाश करके उनको देते हैं, वो चार्जर लगाते हैं, उसके बाद फ़ोन ऑन करते हैं, फ़ोन ऑन करके फिर फ़ोन करके कहते हैं हाँ भाई आप कुछ बता रहे थे। तो इतना पता चलता है कि किसी के साथ इनकी गुफ्तगू चल रही थी और बात दरमियान में रहेगी, तो उसके बाद इनको एमरजेंसी क्रिएट कर ली इन्होंने। तो अब ये ना फ़ोन इंपॉर्टेंट है ना चार्जर इंपॉर्टेंट है। भाई अगर फ़ोन डेड हो गया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, 2-4 घंटे आपको मिल गए हैं तो उनमें तो काम कर लें आप, तो वो नहीं करते। मैं अक्सर जो मेरा ड्राइवर होता है ना, मैं उसको फ़ोन करता हूँ, उसका फ़ोन मसरूफ़ होता है, तो मैं उससे कहता हूँ भाई मुझसे ज़्यादा मसरूफ़ हो आप, तो वो आगे से दांत निकाल देता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि फ़ोन पे लगे होते हैं। और इसी तरह अगर आप किसी दुकान पे चले जाएँ, मैं आपको आज एक चैलेंज देता हूँ, आप किसी दुकान पे चले जाएँ और आप ये देख कर हैरान रह जाएंगे कि अगर उस दुकान में 6 लोग हैं, जो ज़ाहिर वर्कर्स हैं, मालिक हैं, फिर उसके बाद जो वर्कर्स हैं, इवन चौकीदार, सारे के सारे मोबाइल फ़ोन पे लगे होंगे। अब उस दुकान में कारोबार क्या होना है कि जो मालिक है वो फ़ोन पे लगा हुआ है, जो सेल्समैन है वो फ़ोन पे लगा हुआ है, जो कैशियर है वो फ़ोन पे लगा हुआ है, और या जो वेटर है वो भी उसके ऊपर लगा हुआ। तो जब सारे लोग ही फ़ोन पे लगे हुए तो काम किसने करना है? अब ये वो लोग हैं जिन्होंने एक गैर अहम काम को अहम बना लिया है, और जिसके अंदर एमरजेंसी नहीं है उसको इन्होंने अर्जेंट बना लिया है, उसके अंदर एमरजेंसी क्रिएट कर ले। तो अब ज़ाहिर है काम के ऊपर तो फोकस नहीं है। सेम इसी तरह जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो सुबह देखते हैं कि जो बच्ची जो है वो पोनी बनाने में बड़ा टाइम सर्फ कर रही है, वो बैग बड़ा अच्छा लेना चाह रही है, वो किताबें जो है उसको बड़ा साफ़ सुथरा रखना चाह रही होती है, लेकिन जो पढ़ने वाला काम है उसके अंदर उसका कोई ध्यान नहीं। उसकी बुनियादी वजह ये कि उस बच्ची ने भी गैर अहम काम को अहम बना लिया, और जिसके अंदर एमरजेंसी नहीं है उसे एमरजेंसी में कन्वर्ट कर दिया। तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि जिसके ऊपर उसको तवज्जो देनी चाहिए थी वो तवज्जो नहीं है, और जिन चीज़ों के ऊपर उसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए तो उसको उसने इंपॉर्टेंट बना रही। तो अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपने एक लिस्ट बनानी, और उस लिस्ट का जो पहला खाना है उसके अंदर आपने लिखना है कि वो कौन से काम है जो अहम है और साथ अर्जेंट भी हैं, यानी आपने हर सूरत उन कामों को करना है। तो जब ये फ़हरिस्त बन जाएगी तो आपकी ज़िंदगी बड़ी सुखी हो जाएगी। और दूसरी फ़हरिस्त में आपने लिखना है कि कुछ काम जो अहम है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसके लिए आपका होना ज़रूरी नहीं है, आप उसे डेलीकेट कर सकते हैं, किसी और से करवा सकते हैं, वो भी आपने बनाना है। और तीसरा ये है कि वो कौन से काम है जो आप कर रहे हैं लेकिन वो गैर अहम भी है और गैर ज़रूरी भी है, यानी ना उसके अंदर एमरजेंसी है ना ही उसके अंदर इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे उनको करना है। तो वो थर्ड जो लिस्ट होगी उस काम को आपने इग्नोर करना है, या वो काम फुल्ली डेलीकेट कर देना है किसी और के लिए कि जाओ यार पानी ले आओ। अगर आप कैशियर हैं तो ख़ुद पानी लाने की क्या ज़रूरत है? जब आप अपना गल्ला या अपना लेजर छोड़ के आप पानी तलाश करने निकल जाएंगे और वहाँ पे आधा घंटा आपका ज़ाया हो जाएगा, तो पीछे काम किसने करना? तो आपका तो सेफ़ अनसेफ़ हो गया ना, तो उसके अंदर से तो लोग पैसे निकाल लेंगे।
तो इस काम को तो आप डेलीगेट कर सकते हैं, या आपने टमाटर ख़रीदने हैं, प्याज ख़रीदने हैं, या आपने फ्रूट ख़रीदना है, या फिर आपने गोश्त ख़रीदना है, तो ये किसी बंदे की ज़िम्मेदारी भी लगा सकते हैं, आप किसी को भी सौंप सकते हैं। इसके लिए आपका होना तो ज़रूरी नहीं है। या आपने जुराबें ख़रीदनी हैं, कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो किसी को भी भेज दें, उसे कहो भाई बेटा ये जाते हुए ले आओ। तो इसमें क्या हर्ज है? जब आप उस काम को इतनी इंपॉर्टेंस देंगे कि अपने आप को उसमें झोंक देंगे, तो फिर तो आप फंस जाएंगे, आपको तो नुकसान हो जाएगा। तो ये आपने फहरिस्त बनानी। जिस दिन आप ये फहरिस्त बनाएंगे, यकीन करें कि उस दिन से आपकी तरक्की का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप तरक्की के सड़क पे आ जाएंगे और फिर दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की करने से रोक नहीं सकेगी। और इसी तरह कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम रोज़ाना कर रहे होते हैं, कम से कम उन्हें फिक्स कर दें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जुराबें कौन सी ख़रीदनी है, ताकि ये तो ना हो कि हर बार आप 1400 जुराबें चेक कर रहे हैं और उनमें से 2 ख़रीद रहे हैं आप। या कम से कम आपको ये पता तो होना चाहिए कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाना है आपने। तो 10-15 साल वो खा लें, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। रोज़ाना नया ब्रेकफास्ट कहाँ से आएगा आपके लिए, या लंच में आपने क्या लेना है, या डिनर में आपने क्या लेना है। तो फिक्स तो करें कोई चीज़। ये कपड़े कौन से पहनने हैं आपने, ये तो फिक्स कर लें। चलें कपड़े नहीं तो रंग तो फिक्स कर लें कि कपड़े का रंग कौन सा होना चाहिए। ये जो आप हर रंग ट्राई करते रहते हैं, उसके बाद मुंह बनाते रहते हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा। या किस वक्त आपने घर से निकलना है, या किस वक्त आपने दफ्तर पहुंचना है, किस वक्त आपने दफ्तर से अपने घर आना है। बच्चों के साथ आपका रवैया क्या होना चाहिए, दोस्तों के साथ आपका रवैया क्या होना चाहिए। फ़ोन आपने किस वक्त सुनना है, किस वक्त आपने फ़ोन नहीं सुनना। फ़ोन को स्विच ऑफ कब करना है आपने। किताबें पढ़नी है तो कब पढ़नी है आपने। कौन सा दोस्त है जिसके पास आपने जाना है, किस शख्स के पास आपने नहीं जाना। कौन सा काम है जो आपने करना है, कौन सा काम आपने नहीं करना। कोई चीज़ तो फिक्स कर लें, क्योंकि ये वो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट टाइम खा जाती हैं, हमारी इंपॉर्टेंट एनर्जी खा जाती हैं। तो आप जितनी चीज़ें फिक्स कर लेंगे, उतने आप सुखी हो जाएंगे। याद रखें कि दुनिया के जितने भी कामयाब लोग हैं, जिन्होंने दुनिया में कमाल किया है, तो उनकी जो फिक्स आइटम्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है। यानी वो समझें कि अपनी लाइफ का 85% जो शेयर है वो फिक्स कर देते हैं। उनको तो वो छेड़ते ही नहीं। उनको ये पता होता है कि अगले साल उन्होंने क्या करना है, किस वक्त। इतना ज़्यादा कैलेंडर उनका क्लियर होता है। सिर्फ 15% चीज़ें होती हैं जो फ्लैक्चुएट करती हैं उनकी ज़िंदगी में। 85% चीज़ें उनकी फ़िक्स हो जाती हैं। मसलन उनको ये तक पता होता है कि किस किस्म के जनाज़ों में उन्होंने जाना है, किस किस्म की शादियों में शरीक होना है उन्होंने, किसकी खुशी में शामिल होना है, किसकी खुशी में उन्होंने शामिल नहीं होना। इतना ज़्यादा सिस्टम बनाया होता है उन्होंने कि अगर किसी साइड से कोई कार्ड आ गया है तो उनका स्टाफ फौरी तौर पे उसे ग्रीट कर देगा या अफसोस का इजहार कर देगा, कंडोलेंस कर देगा, और साहब को पता भी नहीं होता। उसको बाद में बता देते हैं कि जी हमने फ़लाँ को गुलदस्ता भेज दिया है, फ़लाँ को हमने मिठाई भेज दी हुई है, फ़लाँ को हमने टिप दे दी हुई है, फ़लाँ को हमने कह दिया हुआ है कि वेल डन साहब, बड़ा खुश हुआ। तो कम से कम ये चीज़ें तो आपको फिक्स कर देनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि 85% चीज़ें फ़िक्स हों, लेकिन 50% तो फिक्स हों। अगर ये 50% फिक्स हो जाए, जो आपके लिए ना इम्पॉर्टेंट है, ना उसके अंदर एमरजेंसी है, तो आप यकीन करें कि आपके पास एनर्जी होगी और टाइम ही टाइम होगा। लेकिन ये जो गैर अहम चीज़ें हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, वो अगर आपका मेजर टाइम खा जाएंगी, तो उसके बाद आप फिर काम कैसे करेंगे, है ना एक सवाल। तो आपने ये सोचना है कि काम आपने करना क्या है और कौन सा ऐसा काम है जो आपने नहीं करना। जिस दिन ये फिक्स कर लेंगे, उससे आपकी लाइफ जो है उसका पैटर्न ठीक हो जाएगा। फिर आप छका आपकी गाड़ी चलती रहेगी। और अगर ये नहीं होगा तो फिर इसी तरह आप मेरे साथ सेशन करते रहेंगे, मुझसे पूछते रहेंगे, मैं भी इसी तरह टकरे मारता रहूँगा, मैं भी आपको इसी तरह बताता रहूँगा। फ़ायदा कोई ना होगा, ना आपको होगा ना मुझे होगा।